आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव पर धमाकेदार सीधी बात बड़वाह विधायक सचिन बिरला के साथ। मध्य प्रदेश में भाजपा करेगी अभी 30 साल तक राज, बड़वाह में भाजपा की जीत भी तय। सचिन बिरला, क्या भाजपा से सचिन बिरला का टिकट तय या फिर कांग्रेस जीती तो फिर दोहराया जाएगा इतिहास? कांग्रेस में नेता और भाजपा में संगठन लड़ता है चुनाव। कांग्रेस में अपने सामने किसे सबसे सशक्त दावेदार समझते हैं? विधायक जी। कांग्रेस मुफ्त की घोषणाओं की बनी दुकान, भाजपा जो कहती है करती है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक नहीं गुजरात पैटर्न की होगी जीत। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नवरत्न जैन। आज हम मौजूद हैं हमारे क्षेत्र के झुंझारू एवं लोकप्रिय विधायक श्री सचिन जी बिरला जी के साथ। सचिन बिरला जी का नाम आज पूरे विधानसभा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी पहचान अपने काम से जानी जाती है। पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव लड़े, उसके बाद भाजपा में शामिल होकर आज वे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं। दावेदारों ने अपने अपने दाव आजमाना प्रारंभ कर दिया है। भाजपा की ओर से सचिन बिरला जी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं पार्टी के अंदर और भी अनेक बहुत सारे दावेदार हैं। क्या स्थिति रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़वा विधानसभा को लेकर? आपने क्या काम करवाए हैं? भाजपा में जाने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या काम किए हैं? इन सभी बातों को लेकर आज हम माननीय विधायक जी से सीधा साक्षात्कार करेंगे। विधायक साहब, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहूंगा, जब गत बार आपने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके बाद अचानक आप भाजपा में शामिल हुए, शिवराज सिंह जी ने भरे मंच से सभी के सामने आपको भावी विधायक के रूप में घोषित किया। यह हम सब लोगों ने सुना है। अब चुनाव आने वाले हैं, 5 महीने बाद चुनाव है। ऐसी स्थिति के अंदर भाजपा के अंदर भी बहुत सारे दावेदार हैं और जब चर्चाएं होती है तो वहां पर यही कहा जाता है कि ऐसे कोई टिकट फाइनल नहीं होता, संगठन तय करेगा, सर्वे में तय करेगा। तो जनता में भी थोड़ा कंफ्यूज है। क्या स्थिति मानते हैं आप? हम यही माने कि मुख्यमंत्री जी अपना वादा निभाएंगे और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ टिकट पहले से तय नहीं होते हैं और इस तरह का मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया, एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ इस बार गुजरात पैटर्न पर चुनाव होने हैं। जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट होगी और ये तय शीर्ष नेतृत्व करता है। कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, संगठन की राय ली जाती है। इस तरह से प्रक्रिया है, तो उसका पूर्ण रूप से पालन होता है, उसके बाद टिकट तय होती है। आपने गुजरात चुनाव की बात करी, गुजरात पैटर्न की बात करी, तो कांग्रेस कर्नाटक पैटर्न की बात कर रही है। कांग्रेस ने अभी कर्नाटक का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रमुखता से लड़ा है और मध्य प्रदेश में भी उनकी यह तैयारी चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। जनपद के अंदर 25-25%, 30-30% कमीशन की बातें कही जाती रही है। आपने आने के बाद इसमें क्या सुधार किया और बड़वा विधानसभा में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं पिछले भी 2 चुनाव लड़ा तो जनपद का बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। आज आप देखेंगे, 5 साल से आप सब लोग देख रहे हो, भ्रष्टाचार 0% लाने की हमने कोशिश की है और आज 114 पंचायत हमारी विधानसभा के अलावा महेश्वर की पंचायतें भी हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे
कि 5 साल के अंदर इस तरह का कोई विषय नहीं आया है। भ्रष्टाचार को 0% पर लाने का काम हमने किया है। और कामों की बात करूं तो इस मध्य प्रदेश में अगर सबसे अच्छा कहीं काम हो रहा है तो बढ़ा जनपद में हो रहा है। तो भ्रष्टाचार यहां कोई मुद्दा नहीं है। और रहा सवाल कर्नाटक चुनाव का, तो हर प्रदेश की अपनी परिस्थितियां अलग अलग होती है। हर प्रदेश के वोटर का मानस अलग होता है। और किसी प्रदेश की कृषि प्रदेश में जाकर आप तुलना करेंगे तो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। और गुजरात पैटर्न की बात मैं ये करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इस बार हम लोग सबसे जमीन का अंतिम व्यक्ति, मैं समझता हूं जो हमारा कार्यकर्ता, हमारा पेज प्रमुख है। अभी हम पेज प्रमुखों के माध्यम से, पन्ना प्रमुखों के साथ, हमारे बूथ के प्रभारियों के साथ मिलकर पूरी कार्य योजना बनाएंगे और पूरा दायित्व नीचे जाकर हम लोग जमीन पर पेज प्रभारी को देने वाले हैं। और संपूर्ण समाजों को एक करने का दायित्व भी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को दिया गया है, जो हजारों की संख्या में है। तो ये गुजरात पैटर्न की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि गुजरात में जिस तरह का पूरे सभी ताकतें लग गई, सभी पार्टियां एकजुट हो गई, उसके बाद भी आज 30 साल से वो अजय राज्य है। कर्नाटक की बात का विषय यहाँ पर लाना, कर्नाटक यहाँ से काफी दूर भी है और वहाँ क्या परिस्थितियां रही होगी, नहीं रही होगी, उसके विषय में आज हम चिंतन करें तो ठीक नहीं। आपसे जब जब भी मीडिया की बातचीत हुई, हम लोगों ने आपसे बातचीत की भाजपा से, कांग्रेस से भाजपा में जाने के बारे में, आपने हमेशा एक बात कही कि 15 महीने बाद सरकार चली गई, विकास काम नहीं हुए, इसलिए विकास करवाने के लिए मैं भाजपा में गया। आने वाले चुनाव में यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है और आप विधायक बन जाते हैं भाजपा से, तो आपकी स्थिति एक बार फिर वही हो जाएगी कि सरकार कांग्रेस की होगी और विधायक भाजपा का होगा। ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? क्या आप वापस यू टर्न करेंगे या फिर आगे कैसे मुकाबला करेंगे उस स्थिति का? देखिए, विकास की बात, विकास करवाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और उसके बाद आपने देखा 2800 करोड़ रुपए की काटकोट उद्वहन परियोजना हम लोगों ने मंजूर कराई। अभी कुछ दिनों के बाद सीएम साहब पूरी कार्य योजना बन गई, उसके टेंडर हो गए हैं और देश की सबसे बड़ी कंपनी मेगा को इसका काम मिला है। अभी भूमि पूजन होने वाला है, सर्वे सारे उठ गए हैं। अभी आप जाओगे तो क्षेत्र में आपको इंजीनियर मिल जाएंगे कि लाइन कहाँ से डलनी है, कैसे डलनी है, कहाँ पंप हाउस बनने, किस स्पीड में ऊपर पानी जाएगा, किन किन एरिया में छोड़ना है। तो पूरी बड़वा विधानसभा के जितने भी गांव पानी से वंचित थे काटकुट बेल्ट के, वो सारे के सारे नर्मदा के पार के गांवों को हमने लिया है। साथ में हमारी पड़ोस की विधानसभा महेश्वर है, उसके भी जितने गांव खाली थे, ग्वालू घाट से लेकर नीचे तक, इस हाथ पर सारे उन गांवों को भी हमने लिया है। तो एक बड़ा एरिया सिंचित होने वाला है। 2800 करोड़ की परियोजना उसी समय मन से घोषणा करी थी सीएम साहब ने, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया, कार्य रूप दिया। उसके बाद अभी मैंने उनको मनरेगा रोड की भी मन से बोला था कि हमें मनरेगा के रोड चाहिए। आप देखेंगे उसके बाद 97-98 रोड स्वीकृत हुए, उन पे काम हुआ, कई पुल पुलियाएं बनी। और आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा प्रधानमंत्री सड़कें भी मंजूर कराई हैं, मुख्यमंत्री सड़कें भी मंजूर कराई हैं और पीडब्ल्यूडी की रोड भी मंजूर कराई हैं। एक बड़ा काम, नेशनल हाईवे का काम द्रुत गति से चल ही रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी 11 करोड़ रुपए विद्युत मंडल के स्वीकृत कराए, जिसमें 700 ट्रांसफार्मर लगने, पूरी लाइन दुरुस्त होना है। एक काटकुट बड़वा से काटकुट तरफ जो 11 केवी की लाइन जा रही है जंगल से होके, उसकी पैरेलल एक और लाइन डल रही है। 5 बड़े बड़े ग्रिड मंजूर हुए, 2 तो तैयार हो गए, अपग्रेड हो रहे हैं, वो सारे काम चल रहे हैं। अगले 25 साल की विद्युत मंडल की समस्याओं को दुरुस्त करने का काम हम कर रहे हैं। किसानों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो, आम जनों को बिजली मिले, उद्योगों को बिजली मिले और बढ़वा सनाबद
को उद्योग क्लस्टर बनाने की दिशा में भी काम किया। सनावद में बहुत बड़ा उद्योग क्लस्टर खुल रहा है, आप देख ही रहो। ऐसे ही सनावद में खुल रहा है, और बड़वा में हम लोग जितनी जमीनें खाली हैं जहां पर आज उद्योग नहीं चल रहे हैं, जिन लोगों ने जमीनें ले रखी, आने वाले समय में देखोगे कि नए उद्योग ला रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, करने का काम करने वाले हैं। समय लगा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आज 4-4.5 साल हो गए, हम लोग काम तेजी से कर रहे हैं, लेकिन एक उद्योग को स्थापित करना, लाना, रोजगार देना थोड़ा कठिन विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार अवसर जनता ने दिया, तो अगली बार आप देखेंगे कि बड़ा रोजगार के अवसर इस विधानसभा में हम लोग लाएंगे। बड़वा और सनावद को उद्योग नगरी बनाने का हमारा पूरा पूरा प्रयास है। साइड में आप ओमकारेश्वर को देखेंगे, आज बड़ा काम वहां पर भी चल रहा है। तो ये सब विकास कार्य, बहुत सारे बातें गिना सकता हूं मैं। 11 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने विधायक निधि की गांव-गांव दी है। गरीब से गरीब समाज, अजा अजजा, पिछड़ा वर्ग, जनरल, सबको हम लोगों ने सबसे बड़ा काम करा है समाजों को भवन देने का, कि सभी समाज समृद्ध हों, उनके अपने बिल्डिंग होंगे, उनके अपने भवन होंगे, मांगलिक भवन होंगे। छोटे मोटे गरीब आदमी कार्यक्रम कर लेता है, उसको पैसा बचता है। एक बड़ा पैसा टेंट का लगता है, स्टेज का लगता है, बर्तनों का लगता है। ये सब सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इस विधानसभा में आप देखोगे, चाहे हमारा दलित भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, मानकर समाज के हो, भील भिलाला समाज, सभी लोगों को हम लोगों ने भवन देने का काम किया है। और आने वाले समय में इसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, इसमें 1 रुपया भी कटा नहीं है। विधायक निधि का 1 रुपया, मैं इसलिए इतनी ताकत से बोल रहा हूं कि आप हर प्रत्येक गांव में जाइए, समाज का अगर भवन बना है तो हमने हमारे जनपद के इंजीनियर को बोला है, हमारे सचिव को बोला, हमारे सरपंच को बोला है कि भैया ये पैसा समाज खुद अपने देखरेख में काम कराएगा। उनकी 10 लोगों की हमने कमेटी बनाई, उनको बोला आप सामान लेकर आओ, हमारा ड्राइंग डिजाइन करेगा कौन? इंजीनियर डिजाइन कर देगा, लेकिन ये पैसा समाज को देना है। समाज अपना गिट्टी लाएंगे, अपना सीमेंट लाएंगे, सरिया लाएंगे, आप निरीक्षण करो, बढ़िया अच्छी क्लास 1 भवन बनवाओ, अच्छा बिल्डिंग बनवाओ, लेकिन आप निरीक्षण करोगे और मॉनिटरिंग पूरी आपकी रहेगी, लेकिन काम समाज करेगा। 2 रुपए भी कटने नहीं दे रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे हो, मैंने 0% पे लाके भ्रष्टाचार को खड़ा करा है। पूरी की पूरी कोशिश यही है कि हर डिपार्टमेंट में अगर मेरे कान तक जरा सी भी आवाज आती है, रोज सुबह जनता दरबार लगाता हूं, अगर जरा सी भी बात आई कि फलाने व्यक्ति ने 2 रुपए भी किसी से लिए हैं, तो उसकी परेड 9, 10, 11 बजे होनी है। तो इस तरह से हमने धीरे 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 भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की है। और ऐसा मेरे यहाँ नहीं, ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस इसको भ्रष्टाचार का मुद्दा मानती है तो जनता निर्णय लेगी, मैं क्या बोलूं। आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सचिन बिरला पर एक आरोप कांग्रेस के समय से लगा रहा है कि सचिन बिरला अपनी व्यक्तिगत टीम के साथ चुनाव लड़ते हैं। वहां पर भी अपनी टीम थी और भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने अपनी टीम बना रखी है। इसलिए संगठन और सचिन बिरला के बीच में तालमेल के अभाव की बातें, सुरसुरियां विपक्षी भी किया करते हैं और कुछ लोग भी किया करते हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में कि हवा हवाई है? देखिए, संगठन और सत्ता का तालमेल जब तक नहीं होगा, जब तक विकास हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का लीडर अगर अपने संगठन को लेकर नहीं चलेगा तो मैं समझता हूं कई बाधाएं उसको आनी है। और संगठन की ताकत से ही आदमी सत्ता तक जाता है, मैं अच्छे से जानता हूं। मेरी शुरुआत राजनीति के संगठन तौर पर हुई, संगठन का ही मैं व्यक्ति था और आज भी संगठन के लिए काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को मैं, बूथ का हमारा अगर कोई अध्यक्ष है, हमारा पेज का प्रभारी है, उससे भी बात करने की कोशिश करता हूं, पन्ना प्रभारी से बात करता हूं, बूथ के अध्यक्ष उसकी टीम से बात करता हूं। गांव में जब संपर्क के लिए जाता हूं, जनसंपर्क के लिए, तो उस समय संगठन के लोगों को फोन करता हूं कि आप आओ और आपके साथ मिलकर हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
तो संगठन का मैं आदमी होने के साथ साथ संगठन को लेकर चलने की मेरी, मैं बोलूं काबिलियत नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा काम हमेशा से रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात है तो सारे लोग मेरे साथ भी हैं, पार्टी के साथ भी हैं, और हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना नेता अधूरा है। तो कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करना, कार्यकर्ता की बात को मानना, कार्यकर्ता को तवज्जो देना, ये मैं जब से राजनीति में हूं तभी से कर रहा हूं। हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, होना भी चाहिए। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, हर व्यक्ति टिकट की मांग करे, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट दे सब लोग मिलकर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही हमारा नेता है, कमल का फूल ही हम सब के लिए प्राथमिकता कमल के फूल की है। तो सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का इस समय सभी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, तो काम करेंगे। बढ़वा की सबसे बड़ा मुद्दा जिसे आपने भी प्रमुखता से पहले भी उठाया है, आज भी उठा रहे हैं, बढ़वा को जिला बनाने का काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन अभी वो कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है। अब आप सत्ता में हैं और चुनाव नजदीक है, फिर एक बार बढ़वा को जिला बनाने का मुद्दा सामने आया है। क्या आपने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बातचीत की है? तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बरसों से वहां पर यह मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जबकि सारी तैयारियां पूर्व में की जा चुकी थी। बिल्कुल सही बोला आपने। सीएम साहब से व्यक्तिगत रूप से भी, प्रतिनिधिमंडल के साथ भी ओमकारा सर आए तो उस दिन हम सब लोग मिले थे। बढ़वा के प्रबुद्धजनों ने, इस विधानसभा के सभी बड़े लीडर्स और आम आदमी, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा अंतिम गांव गवलन पाटी से खरगोन, इसकी दूरी 100 किलोमीटर, 110 115 किलोमीटर करीब पड़ता है। अब इतनी दूर आने जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और इधर महेश्वर का भी आखिरी गांव अगर वो खरगोन आना चाहते हैं तो उनको भी 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो बहुत चिंतन मनन हुआ, तो हमने निष्कर्ष ये निकाला कि भगवान भोलेनाथ की नगरी है, हमारा ओमकारेश्वर भगवान से बड़ा अटूट प्रेम इस निमाड़ का है, ज्योतिर्लिंग है। 11 ज्योतिर्लिंग जिले बन चुके हैं, 12वां हमारा खरगोन बाकी है, ओमकारेश्वर बाकी है। सब लोगों ने ये बोला कि ओमकारेश्वर भगवान के नाम से ओमकारेश्वर जिला होना चाहिए, और ओमकारेश्वर नगरी में कहीं पर भी 50-100 एकड़ जमीन नहीं है जहां पर बड़े बड़े हम लोग कार्यालय, ऑफिसेस खोल लें, जिला मुख्यालय का पूरा वहां पर सरकारी मशीनरी लग जाए और उनके रहने की आवास की सुविधा हो जाए, ऑफिसेस की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारी व्यवस्था लगाना पड़ती है। तो इसके लिए हम लोगों ने यही मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि आप बढ़वा को ओमकारेश्वर जिले का नाम दीजिए, ओमकारेश्वर जिला, और उसका मुख्यालय रखिए बढ़वा। बढ़वा में मां नर्मदा के तट पर आप जैसे ही एक्वाडक्ट पुल क्रॉस करते हैं, इस साइड पर बड़ी सरकारी जमीन है, फ्री भी है, किसी कब्जे भी नहीं है, फ्री है। दूसरा कृषि विभाग की जमीन है, 2 बड़ी बड़ी जमीनें हैं, 100-100 एकड़ के प्लॉट है। एनकाप्स हमारा पूरा खाली पड़ा है। तो इस तरह से हमारे पास जमीन खूब है, सेंटर भी पड़ेगा, मानधाता विधानसभा का पुनासा तहसील आ सकती है, करही ब्लॉक आ सकता है हमारा, बढ़वा विधानसभा पूरी इधर आ सकती है। तो एक जिला मानधाता, बढ़वा, महेश्वर, कुछ भाग मानधाता का, पूरा बढ़वा और कुछ भाग महेश्वर का, ये मिलाकर हम लोग जिला बना सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बड़े, मैं समझता हूं उन्होंने बड़े विचार करते हुए बड़े गंभीरता से इस चीज को लिया, और सबके सामने बात बोली उन्होंने कि आप सब लोग चाहते हो
कि जिला बने। हमने कहा हम सब लोग चाहते हैं। करीबन 25-30 लोग थे, प्रतिनिधिमंडल था, कि उनसे बात हुई इस विषय पर, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल हम इसको ध्यान देंगे। और ये मांग हम बरसों से करते आ रहे हैं। मैंने भी 2 चुनावों में यही बोला कि हम जिला बनाएंगे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अब समय उचित है। ईश्वर ने बात रख ली, मां नर्मदा की कृपा रहेगी, ओमकारेश्वर भगवान है, ये जिला बहुत जल्दी बनेगा। इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास भी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा के बीच मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से वो 1000 रुपया महीना महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ जी ने उनके मुकाबले में 1500 रुपया महीना प्रत्येक महिला को देने की बात कही है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो महिला वाला कार्ड भाजपा का है, वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? कमलनाथ जी बहुत सारे वादे कर रहे हैं। 500 रुपए में गैस टंकी, 100 रुपए में 100 यूनिट तक की बिजली फ्री, 200 की आधी बिजली। तो ऐसे वादों से भाजपा कैसे मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि कर्नाटक में इन्हीं वादों को लेकर के सरकार बन गई। देखिए, चुनाव का समय है, सभी पार्टियां वादे कर रही हैं, लेकिन मेरा एक और आपके माध्यम से बोलने का विषय है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। इतना ये फ्री, इतना ये फ्री, इतना ये फ्री, सब कर रहे हैं, कोई विषय नहीं है, लेकिन हमको उसको बैलेंस भी करना है। अब कांग्रेस ने इतने वादे किए हैं, बीजेपी और अच्छा देने की कोशिश करेगी। और जहां तक लाडली बहना योजना की बात है, ये कोई कार्ड नहीं है, ये हमारी बेटियों को जिनकी उम्र 23 साल से है, हमारी माताओं को जो 40-50 साल की उम्र की हैं, हमारी यहां तक की दादियों को भी जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, इधर सब 60 के अंदर सभी लोगों को, सभी परिवार के, हमारी माताओं बहनों को, लाडली बहनों को ये सुविधा मिले, जिससे वो आत्मनिर्भर बने, परिवार का पालन पोषण कर सके, घर परिवार के सदस्यों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, सब्जी लाना है, बच्चा बीमार है उसको अस्पताल लेके जाना है, 500 रुपये जेब में नहीं है। कई माताएं बहनें, हमारे लिए तो हजारों रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक गरीब परिवार जो सुबह मजदूरी को जाता है, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए 1000 रुपया बहुत होता है। और ये योजना ऐसी है, ये मैं समझता हूं कि जिस दिन 10 जून को पैसे मिलने स्टार्ट होंगे, उस दिन एक जो हमारी बहनों के चेहरे पे जो खुशी होगी, वो देखने लायक होगी। रहा सवाल कांग्रेस का, तो भारतीय जनता पार्टी ने देना चालू कर दिया है। 10 जून से हम लोग उनके खाते में, बहनों के खाते में पैसे आने लगेंगे। अब कांग्रेस सरकार में आती है, नहीं आती है, होता है, नहीं होता है, वो जाने, क्योंकि ये तो सब लालीपा विभाग है। चुनाव आ रहे हैं, पहले आप कांग्रेस में थे, अब भाजपा में हैं। आपके साथ जिन लोगों ने आपको चुनाव जिताने में मेहनत की, साथ रहे, दिन रात एक साथ घूमे फिरे, आज वही लोग आपके सामने उम्मीदवार बनकर आपके सामने चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस में प्रमुख रूप से जो नाम आ रहे हैं, नीलेश रोकड़िया, तिलोक राठौड़, नरेंद्र पटेल, सोहन शाह, जीतू सोलंकी, इंदर बिरला, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ में दिन रात एकजुट होकर के काम किया है। अब ऐसी स्थिति में आमने सामने जब आप लोग होंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? कैसे आप एक दूसरे का मुकाबला करोगे? क्योंकि एक दूसरे की कमजोरियां और एक दूसरे की विशेषताएं सब लोगों को मालूम है। और कई लोग तो बोल रहे हैं, लोगों की डिमांड भी है, कांग्रेस में दावेदार बहुत हैं, यदि अरुण भाई आ जाएं तो और भी अच्छा है। तो ये सब चीजें जो सामने है, इसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे मुकाबला रहेगा? जनता भी ये देखने को बड़ी बेहद प्रतीक्षा कर रही है। सच बोल रहे हैं आप। मैंने भी सुना है कि अरुण भैया यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टियां प्रत्याशी तय करती हैं, विचारधारा लड़ाई लड़ती है, और
जनता उस आधार पर वोट देती है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी हमने ये बात नहीं सुनी है कि अरुण भाई चुनाव लड़ना चाहते। जनता की भावना है कि यदि लड़ाई ज्यादा हो और अरुण भाई चुनाव लड़े, ऐसी लोगों की डिमांड हो सकती है। बाकी जो दावेदार हैं, ये प्रमुख रूप से जो मैंने बताया है वही दावेदार हैं। आजाद हिंदुस्तान ये नहीं कहता कि अरुण भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी। कार्यकर्ता जमीन पर पूरी ताकत से लड़ाई लड़ते हैं और वही हार और जीत का निर्णय करते हैं। और कांग्रेस में नेता लड़ाई लड़ता है। ये बड़ा मूल अंतर है। मैंने आपसे 2-3 बातें पहले भी कही कि कोई भी पार्टियां 2 हैं 3 हैं, सभी अपने अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा, अभी तो टिकट तय नहीं है, टिकट किसको होना है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट अभी तय नहीं है। कार्यकर्ता तय करेंगे, संगठन तय करेगा, बहुत सारी बातें हैं। और उस समय जो भी सामने आएगा लड़ाई लड़ेंगे। कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत झोंकता है, पार्टी अपना काम करती है। इस तरह से ये इस विधानसभा में मैं समझता हूं कि दोनों ही पार्टियां, चाहे आप कांग्रेस की बात करेंगे तो सभी लोग चुनाव लड़ने को अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हैं। तो परिस्थितियां क्या होगी अभी बोलना उचित नहीं है। ठीक है, दावेदारों पर अपन नहीं बोलेंगे। अब आप चूंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या परिस्थिति लग रही है आपको? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो सर्वे आ रहे हैं, जो माहौल बता रहे हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग जमीन पे रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, नेतागिरी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में क्या 19 साल का इस राज के बाद सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने में भाजपा सक्षम हो पाएगी? मैं आज पूरे देश की बात करूं तो मोदी जी जिस तरह के काम कर रहे हैं, जिस तरह का विजन रख रहे हैं देश को आगे बढ़ाने का, तो भारतीय जनता पार्टी का आज कोई मुकाबला नहीं है। और मध्य प्रदेश, मैं कई अवसरों पर बोलता हूं कि मध्य प्रदेश आने वाले गुजरात का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। वहां अगर 35 साल से सत्ता है तो यहां पर आने वाले 30 साल और सत्ता रहनी है। 30 और 15 45 हो गए, तो ये बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। कुछ भी कहो, कर्नाटक का विषय कुछ और था, अगर उसको देख के परिस्थितियां पलटती तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में और भी चुनाव होने वाले थे, पहले भी हुए। जब भारतीय जनता पार्टी है तो फिर वहां कैसे कांग्रेस आई? तो ये सब बातें एक राज्य तक सीमित रहती हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थितियां, अपना स्वभाव होता है। तो मध्य प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी का अजय गढ़ बन गया है और गुजरात भी। ऐसी ही परिस्थितियां राजस्थान में आज देखोगे तो कांग्रेस में बड़ी फूट है। रोज आप देख रहे हो कि गहलोत जी, सचिन पायलट जी प्रतिदिन एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अब वो कैसे कांग्रेस आएगी आप खुद सोच सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार आना है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, वहां पर भी आना है और यहां पर भी आई। ये तीनों राज्य आपस में कनेक्ट हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप मेरा आज का ये सब नोट करो, आने वाले समय में हम बात करेंगे। तो ये थे हमारे बड़वा क्षेत्र के विधायक श्री सचिन जी बिरला, जिन्होंने आज खुलकर हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात कही। लोगों के बीच में जो भी शंकाएं थी आने वाले चुनाव को लेकर, वो सारी शंकाओं का समाधान आपने इस साक्षात्कार में किया। अब समय बताएगा कि आने वाले चुनाव में इस मध्य प्रदेश की जनता, इस बड़वा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।